हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज हमारा तैयारी का डे 36 चल रहा है। चैप्टर रे ऑप्टिक्स, लेक्चर नंबर 2 है रे ऑप्टिक्स का। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टीआईआर क्या चीज़ है, और उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लेंसेज। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, कितने तरीके के लेंसेज होते हैं, लेंसेज के मॉडिफिकेशन किस तरीके से होते हैं, उसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबो दिया तो क्या हो जाएगा, अगर उसके टुकड़े कर दिए हमने ऐसे में या उसको कहीं से कवर कर दिया या उसकी सिल्वरिंग कर दी, पावर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर विजुअलाइजेशन होगा और ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये टोटल क्यों है, इंटरनल क्यों है। देखो, हमारे पास मान लो ये दो मीडिया है इस तरीके से, एक डेंसर है, एक रेयरर है। अगर यहाँ से कोई लाइट रे इस तरीके से जाती है तो यहाँ पर वो इंसिडेंट होगी इस तरीके से, और हम जानते हैं यहाँ पर देखो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ से आर की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। लाइट रे हमारे पास सीधी इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन अगर मैं कोई भी और लाइट रे की बात करूँ, है ना, इस तरीके से अगर यहाँ से रे जाती है तो अब वो सीधी नहीं जा सकती, अब वो यहाँ से बेंड होगी, थोड़ी सी इस तरीके से बेंड होगी। अगर एक और मैं लाइट रे की यहाँ पे बात करूँ, इस तरीके से मान लो कोई जा रही है, तो अब ये फिर से बेंड होगी। लेट से अब की बात जो बेंडिंग हुई है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो लाइट रे है ये 90 डिग्री के एंगल पर आउट होती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पॉसिबल है? आप यहाँ से लाइट को टेढ़ा करते जाओगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो भी टेढ़ी होती जाएगी, टेढ़ी होती जाएगी। हो गया एक बार 90 डिग्री का एंगल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो, ये जो 90 डिग्री पर निकलती है इसको बुलाया था ग्रेजिंग इमल्जेंस है। ये ग्रेजिंग इमल्जेंस। इमल्जेंस का मतलब क्या होता है, जो बाहर निकल रही है, इमर्जिंग आउट। ठीक है, इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस भी होता है। उस केस में क्या होता है, 90 डिग्री पर वो इंसिडेंट होती है, फिर इस तरीके से आ जाती है। ऑलराइट। अच्छा, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये हमारे पास कुछ एक एंगल आ जाएगा और यहाँ पर ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन में हमेशा वैलिड है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, मान लो मैं यहाँ से और लाइट रे को इस तरीके से भेजूँ। ठीक, अब देखो इंसिडेंट तो करा ही सकता हूँ, लेकिन बाहर अब इससे ज़्यादा वो बेंड हो नहीं सकती, क्योंकि 90 डिग्री मैक्सिमम बेंड हो सकती थी, उतना बेंड हो गई। तो अब लाइट के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है, उसको बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन के एंगल्स ही खत्म हो गए हैं, आउट, बाहर वो जा ही नहीं सकती। और क्योंकि ये बाहर जा ही नहीं सकती तो ऐसा नहीं होगा कि 0.1% भी बाहर चले गए, बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। जैसे आप इस तरीके से देखो, हमारे पास अगर कभी किसी सर्फेस पे रिफ्लेक्शन होता था तो हम बोलते थे भाई यहाँ से आई है, लेट से 98% रिफ्लेक्ट हो गई और 2% में से 1% अंदर चली गई, 1% एब्जॉर्ब हो गई, इस तरीके की बातें करते थे। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल हो जाता है यहाँ पे TIR, इसको लिखा जाता है। अब TIR के लिए कुछ एक एंगल होता है जो हमारे पास इंसिडेंट का एंगल है। मान लो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल ये था, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल ये है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो अगर इस एंगल से ज़्यादा है तो हमारे पास TIR होगा, इसको बोला जाता है θc, क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर हम θc की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये है म्यू डेंसर का, ये है म्यू रेयरर का। ठीक, तो मैं लिख दूंगा म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ θc विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है भाई θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अगर हमारे पास रेयरर वाला एयर है तो इस केस में आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, 1 अपॉन म्यू फॉर एयर एंड मीडियम पेयर। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिफ्रैक्शन का स्कोप नहीं बचता है TIR में, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है।
A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. देखो along its surface move करती है, यानी कि इस तरीके से वो जाने लगती है. How fast is a light traveling in the liquid? अब इस सवाल में पूछ लिया क्या है, हमसे पूछ लिया भाई कि हमें स्पीड ऑफ लाइट बताओ इस लिक्विड में कितनी होगी. तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ज्योमेट्री है. इस ज्योमेट्री से मैं इस एंगल की वैल्यू पता कर सकता हूँ. इस एंगल के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके मैं बता सकता हूँ भाई यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होती है. 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला दिया है. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इसका करेक्ट आंसर है डी. कैसे आया, सॉल्व करते हैं. देखो मुझे पहले तो एंगल्स पता करने पड़ेंगे. ये मेरे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है. तो इसमें हमें पता है कि एक ना एक एंगल तो होगा जिसकी वैल्यू 37 डिग्री होती है, एक होता है 53 डिग्री. बताओ दोनों में से कौन सा वाला एंगल. देख के ही मुझे पता चल रहा है ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला 53 होगा. तो क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 है? नहीं, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू 37 है. यहाँ पर ज्योमेट्री देखकर हमें ये चीज़ पता चल जाती है. और यहाँ से जो ये बाहर निकली है ये 90 डिग्री पर निकली है. तो देखो यहाँ पर हमें लगाना है स्नेल्स लॉ. हम लिखेंगे अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है तो म्यू इंटू साइन 37 विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90, जिसकी वैल्यू हमें पता है इसकी जो वैल्यू है वो 1 के ही बराबर है. यहाँ से देखो म्यू की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है 1 अपॉन साइन 37. अच्छा, साइन 37 कितना होता है यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे. ये मेरे पास एंगल है 37. साइन का मतलब सामने वाला है ना, जो एंगल होता है उसके सामने वाला. तो 5 डिवाइडेड बाई 3 है ना, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा हमारे पास साइन. तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 5/3 हमारे पास म्यू की वैल्यू हो गई. लेकिन क्या इन्होंने हमसे म्यू पूछा था? नहीं, इन्होंने पूछा हमसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितनी होगी. तो इसकी वैल्यू हो जाती है भाई वो c डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगी. तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से हो जाता है 3 3 ज़र 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁸ विच इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर. तो बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था. इन्होंने 2-3 चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करी और एंगल भी हमसे ज्योमेट्री दे करके बताया इस तरीके से. A light ray falls on a rectangular glass slab as shown. तो हमारे पास यहाँ पे स्लैब पे एक लाइट इस तरीके से आ रही है. The index of refraction of the glass, refractive index का ही नया नाम. If total internal reflection is to occur at the vertical face. अब देखो यहाँ से ये लाइट रे आ रही है. पहली बात तो इन्हें डायग्राम में सीधा दिखा दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें पता है यहाँ लगेगा स्नेल्स लॉ और ये थोड़ी टेढ़ी होगी. ठीक, अच्छा ये थोड़ी टेढ़ी होगी तो यहाँ पर TIR होना चाहिए. TIR होने का मतलब क्या है भाई? क्रिटिकल एंगल से हमारे पास ये वाला एंगल ज़्यादा होना चाहिए. तो वो एक्चुअली कितना भी ज़्यादा हो सकता है. हमें यहाँ पे ये मान के चलना है कि अगर ये लाइट ऐसे आती तो भी TIR होता, ऐसे आती तो भी TIR हो जाता. एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जहाँ पे जस्ट TIR स्टार्ट हुआ होगा. क्रिटिकल एंगल उसको बोला जाता है. तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे क्रिटिकल एंगल है. इसका मतलब आप ऐसे मान के चलो कि भाई इस जगह पे हमारे पास वो इमर्ज आउट कर रही थी एट 90 डिग्री. तो क्रिटिकल एंगल की तो वही कंडीशन हो जाती है. बहुत ही अच्छा सा सवाल है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है √3/2. कैसे आया, सॉल्व करते हैं. मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें म्यू दी हुई है. सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल्स. और मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई ये है मेरे पास r के बराबर. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम r की वैल्यू पता करेंगे. हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ r. हमें साइन r की यहाँ से वैल्यू मिल जाती है. साइन r इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी है तो 1/√2. इधर से म्यू आ जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा μ√2. इस तरीके से हमारे पास साइन आर की वैल्यू आ गई. ठीक, साइन आर की वैल्यू आ चुकी है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये इंसिडेंट होगा. अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? ये हो जाता है 90 माइनस आर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो जाता है मेरे पास 90 माइनस आर के बराबर. तो
अब जब सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि भाई क्रिटिकल एंगल है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। हमारे पास कंडीशन आ जाती है 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आर के बराबर। ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सिर्फ अब म्यू और आर के बीच में रिलेशन है, और आर और म्यू के बीच में मेरे पास दो रिलेशन है, दो वैल्यूज हैं। इससे आप क्या करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअली इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी है 1 बाय म्यू। देखो कैसे हुआ 1 बाय म्यू, ये था पूरा का पूरा 1 डिवाइडेड बाय म्यू साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस आर के बराबर। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है, ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। तो यहाँ से हमें साइन और कॉस का, देखो आप साइन दिख रहा है कॉस दिख रहा है, साइन कॉस को जब भी हटाना होता है स्क्वायर करके ऐड कर दो, वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो मेरे पास आता है साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। ये होना ही है किसी भी आर की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से मेरे पास आता है साइन स्क्वायर आर की वैल्यू होती है 1/2 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ जाता है 3/2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी म्यू की वैल्यू आ जाती है √3/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। A point source of light is placed 4 meters below the surface of water with refractive index 5/3. The minimum diameter of a disc which should be placed over the source on the surface of water to cut off all light coming out from water is। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो इस तरीके से एक स्विमिंग पूल टाइप की कोई चीज़ है, इसमें पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट का कोई सोर्स रखा हुआ है। अब देखो इस लाइट के सोर्स से लाइट निकलेंगी, रेस तो यहाँ से हर तरफ के लिए निकलती हैं। जैसे यहाँ से ऐसे भी लाइट रह जाएगी, यहाँ से ऐसे भी लाइट रह जाएगी, ठीक, यहाँ से ऐसे भी लाइट रह जाएगी। तो एक हमारे पास एंगल होता है जो कि क्रिटिकल एंगल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ऐसे लाइट रह जा रही थी तो वो तो भाई यहाँ से इस तरीके से चली जाती बेंड होकर के, लेकिन ये वाली मान लो हमारे पास इस तरीके से क्रिटिकल एंगल तक पहुँच चुकी है। तो उसके बाद ये आगे वाली सारी की सारी इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका होने वाला है। तो बाहर कौन सी लाइट रेज निकल सकती थी, इसके आगे वाली सारी की सारी इस तरीके से उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये तो सारी की सारी हमारे पास टोटल इंटरनल इनका रिफ्लेक्शन होने वाला है। सिर्फ यहाँ वाली लाइट रेज हैं जो इस तरीके से बाहर जा सकती हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे एक पूरा का पूरा इस तरीके से सर्कल बनता है। तो अगर मैंने इस सर्कल को ढक दिया 3 डायमेंशनल स्पेस में, ऐसे सर्कल बनेगा, तो यहाँ से कोई भी लाइट रे फिर बाहर नहीं जा पाएगी। यहाँ से तो इनको तो पहले से ही हमारे पास TIR था, इन वाली रेस को तो वैसे ही नहीं जाने देता। तो आपको वही चीज़ पता करनी है। बहुत अच्छा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे है। यहाँ पर देखो हमें बेसिकली एक रेडियस की वैल्यू, अगर मैं बात करूँ, ये रेडियस है उस सर्कल का जो बन रहा है, इस तरीके से हमारे पास एक डिस्क बनेगी, है ना। मुझे आर की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, मुझे आर की वैल्यू पता करनी है और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं थीटा सी यहाँ पे पता कर लूँ, थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं थीटा सी देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, 1 इंटू साइन 90, कौन सा हो गया कि इस तरफ का, और इस तरफ हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 5/3 इंटू साइन ऑफ थीटा सी। यहाँ से मेरे पास थीटा सी की जो वैल्यू आ जाती है, साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाती है 3/5, इस तरीके से। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कौन सा एंगल है ये, राइट ट्राइंगल ये वाला होता है, जहाँ पे ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है। दिस इज थीटा सी हमारे पास आ चुका है। ऑलराइट, अब हमें पता करना है आर की वैल्यू। ठीक है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्क, अच्छा लाइट इज प्लेस 4 मीटर बिलो, सो दिस डिस्टेंस इज 4। यहाँ पर मेरे को पता चलता है r डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करूँ, है ना, दिस इज r डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाता है मेरे पास इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा सी। यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा सी। tan थीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू है, देखो 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। r की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 मीटर, और आपने डी मार्क किया और आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इन्होंने रेडियस थोड़ी ना पूछा है, इन्होंने हमेशा देखो क्या चीज़ पूछी गई है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो हमसे एक्चुअली 2r की वैल्यू पूछी गई है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करने जाओ, यहाँ पे लिख दिया करो 2r की वैल्यू पूछी गई है, ताकि आप जैसे ही r की वैल्यू निकालो गलती ना करो, फटाक से मार्क ना कर दो, है ना। इस टिप का ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर की वैल्यू हो जाती है 2r के बराबर, विच इज इक्वल टू 6 मीटर। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइट को मॉड्यूलेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, और लाइट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब लाइट को ट्रांसफ़र करना है हमें, तो उसके लिए देखो एक इस तरीके से ऑप्टिकल केबल बनाई जाती है, और इस केबल के अंदर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए इस तरीके से ट्रैवल होती है। लाइट की कोई इंटेंसिटी का लॉस उसमें नहीं होता, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट तो नहीं, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक फिर वो जा सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे सब जगह इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर इस तरीके से। आप देखो इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, कोटिंग होती है जो इसको बाहर के एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। एक होता है कोर, जिसमें एक्चुअली लाइट ट्रैवल करती है, और बीच में लगा देते हैं हम क्लैडिंग। क्लैडिंग का काम होता है वो रेयरर मीडियम होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारी जिम्मेदार होती है। ये बाहर से प्रोटेक्टिव कोटिंग है। तो मेन जो हमारे पास TIR होता है वो इन दो मीडिया के बीच में होता है। यहाँ पर ये हमारे पास कोर, ये हमारे पास क्लैडिंग। क्लैडिंग हमारी रेयरर होती है, तो इसके लिए मैं μr लिख देता हूँ। ये हमारा डेंसर होता है, इसके लिए मैं μd लिख देता हूँ, और बाहर मान लो हमारे पास इस तरीके से μ0 है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो हमने सारा का सारा समझ लिया। मेन चीज़ आती है इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे सबसे पहले तो लाइट के साथ हो क्या रहा है वही ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से मान लो कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है। अगर ये इंसिडेंट यहाँ से हुई है तो मेरे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उसको मैं बोल दूंगा दिस इज आई। फिर अब ये सीधी तो जाने से रही है, थोड़ी सी तो इस तरीके से बेंड होगी, ये बेंड होगी तो ये बन जाता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ R1, क्योंकि यहाँ से जाकर के ये यहाँ पे टकरानी है। इसको अब मैं बोलूँगा दिस इज R2, और R2 के बाद यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है, जैसे फॉर TIR हमारे पास हो जाता है एंगल R2 मस्ट बी मोर देन थीटा सी। थीटा सी, इस इंटरफेस के लिए थीटा क्रिटिकल की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो थीटा क्रिटिकल पता कर लेते हैं। हमारे पास थीटा क्रिटिकल के लिए मैं लिखूंगा म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू μr इंटू साइन 90। करेक्ट। यहाँ से साइन थीटा सी की हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू μr डिवाइडेड बाई μd के बराबर। अच्छा, हमारे पास ये कंडीशन थी, है ना। इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 इज मोर देन थीटा सी। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू होगा एक्चुअली, ठीक है, मोर देन रखते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँगा तो 0 से 90 तक वो भी ग्रोइंग फंक्शन होता है, हम यहाँ पे साइन ले सकते हैं। बेसिकली मेरे पास आ जाता है साइन ऑफ R2 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सी, और साइन थीटा सी की वैल्यू तो हमने पता कर ली, ये वैल्यू कितनी होती है μr अपॉन μd के बराबर। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास R2 है। अब मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि एंगल इंसिडेंस, एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। करेक्ट। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन है, विच इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप R2 को लिख सकते हो 90 माइनस R1। जैसे ही आप R2 की जगह 90 माइनस R1 लिखोगे तो साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग हो जाता है कॉस समथिंग, है ना। तो ये हो जाता है मेरे पास कॉस ऑफ R1 इज इक्वल टू, अब मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, यह आता है μr अपॉन μd के बराबर। ठीक, हमारे पास cos R1 आ चुका है। अगर मैं sin R1 पता करना चाहूँ यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाने के लिए, तो देखो अगर किसी भी चीज़ की cos वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से मैं sin की वैल्यू पता कर सकता हूँ। देखो sin ऑफ R1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जाता है 1 माइनस μr का स्क्वायर अपॉन μd का स्क्वायर। ठीक, अब हम लगाना चाहेंगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है μ0 के बराबर, तो आ जाता है μ0 इंटू साइन आई इज इक्वल टू हमारे पास म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इंटू साइन R1, है ना। यहाँ पर साइन R1 करेंगे, और देखो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, LCM ले लो, अंदर LCM लोगे तो हमारे पास आ जाता है μd का स्क्वायर माइनस μr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μd का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये μd से ये μd इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
म्यू डी इसका स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और इसी चीज को बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना। दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्यों बोला जाता है? अपर्चर क्या होता है? हमारे पास जो कोई भी लेंस की ओपनिंग होती है जहां पर लाइट रे को आप इंसिडेंट करा सकते हो, उसको अपर्चर बोला जाता है। तो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ वो तो है नहीं, तो उससे कुछ मिलता जुलता नाम देना था शायद, इसलिए न्यूमेरिकल अपर्चर इसका नाम दे दिया हो। दूसरी चीज़ इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास ऐसे लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए कि साइन आई की वैल्यू ये हो जाए तो भी हमारे पास टी आई आर हो जाएगा। अगर आपने साइन आई की वैल्यू इससे ज़्यादा कर दी, मान लो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से आई है, तो ये यहाँ पर से ऐसे जाएगी और फिर ये शायद इस तरीके से चली जाए, शायद यहाँ पे फिर टी आई आर ना हो, इस तरीके से हमारे पास कंडीशन आ जाती है। एनीवे यहाँ से हमें पता चल जाता है आई मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू डी का स्क्वायर, है ना, म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर, इसका आप कर दें अंडर रूट, डिनोमिनेटर में रखें म्यू नॉट एंड दिस इज इट। क्या हमें ये सारे फॉर्मूले रटने हैं? नहीं। आप न्यूमेरिकल अपर्चर कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, और टीआईआर का जो फंक्शनैलिटी है ऑप्टिकल फाइबर में हमें वो पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री जो दी जाएगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर पाएंगे स्नेल्स लॉ लगा लगा के। Light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. For what value of refracted index of the material of the rod, the light once entered into it will not leave it through its lateral face whatsoever be the angle of incidence. अब ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर मान लो रॉड है। अभी रॉड कैसे है, ये इस तरीके से हमारे पास रॉड है, तो यहाँ पर इसका कुछ रॉड का हमारे पास इस तरीके से मान लो एक्सेस होगा। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप लाइट को किसी भी तरीके से इस तरीके से एंटर करा दो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, हमारे पास लाइट इससे सीधे ही जाने वाली है, मतलब इसमें से बाहर इधर नहीं निकलेगी। तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है? देखो सोचने की कोशिश करो। अगर मैं लाइट को ऐसे भेजता तो वो तो सीधे चली जाती, फिर अगर मैं उसको थोड़ा टेढ़ा भेजता तो यहाँ से वो ऐसे जाती, शायद यहाँ टी आई आर हो जाता, और मैं ऐसे भेजता तो ऐसे जाती और टी आई आर हो सकता था, और ऐसे भेजता तो शायद यहाँ टी आई आर ना हो, बाहर निकल जाए। तो हमें क्या करना है, हमें वो केस देखना है जो लिमिटिंग केस हो, एकदम लिमिट। मैं मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना कर सकता हूँ भाई, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब भी हमारे पास यहाँ पर टी आई आर हो जाना चाहिए अंदर। इसकी एक कंडीशन आने वाली है, वो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखो हमारे पास अगर ये 90 डिग्री पर आती है तो यहाँ से हमारे पास लाइट रे इस तरीके से जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये जो एंगल आता है, ये एंगल आता है ये थीटा सी के बराबर। क्रिटिकल एंगल की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि आपकी तरफ इस तरफ एंगल थीटा सी होगा तो दूसरी तरफ एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थीटा सी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें स्नेल्स लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी जगह पे हमारे पास यहाँ पर कुछ एंगल होता है, लेट से इसको मैं बोल देता हूँ R1। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पर टी आई आर फिर से हो जाए तो क्या मेरे पास कंडीशन नहीं आ जाती कि R1 मस्ट बी मोर देन इक्वल टू थीटा सी? अच्छा, R1 को ही हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी के बराबर है वो, दिस मस्ट बी मोर देन इक्वल टू थीटा सी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई 90 डिग्री मस्ट बी मोर देन 2 टाइम्स थीटा सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा सी मस्ट बी स्मॉलर देन 90 डिग्री का हाफ कितना होता है 45 डिग्री के बराबर। क्रिटिकल एंगल मस्ट बी लेसर देन 45 डिग्री हमारे पास आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है। अब यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लोगे तो आ जाता है मेरे पास साइन थीटा सी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा सी की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा सी की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास 1/n के बराबर, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि भाई जो n बेसिकली जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी मोर देन हमारे पास √2, इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, स्नेल्स लॉ में एक्चुअली लगाना ना पड़ा। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। मिराज एंड लूमिंग बहुत ही अच्छे नेचुरल फिनोमेना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिराज क्या होता है? देखो गर्मियाँ जब बहुत होती हैं तो हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके आसपास की हवा रेयरर हो जाती है, डेंसर रहती है ऊपर की ठंडी हवा,
ऊपर भी ठंड तो नहीं होती है पर रिलेटिवली इससे ज़्यादा ठंडी होती है, तो ज़्यादा ठंडी होगी तो वो डेंसर होती है। डेंसर होती है तो यहाँ से आने वाली रेज इस तरीके से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उनका ग्रेजुअली। एकदम शार्प इमेज तो यहाँ पे नहीं दिखती है, पर उसकी ऐसे हिलती डुलती सी इमेज यहाँ पे दिखती है, तो ऐसा इल्यूजन हमें लगता है कि यार ऐसा रिफ्लेक्शन तो पानी में दिखाई देता था, ज़रूर यहाँ पानी होगा, ऐसा हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है और इसको बोला जाता है मिराज। ठीक है, तो कोल्ड एयर होती है हमारे पास, दिस इज डेंसर, ये होता है हमारे पास रेयरर। इसी का एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है हमारे पास लूमिंग। अब लूमिंग देखने को कम मिलता है, पर इसमें थ्योरेटिकली क्या होता है, हमारे पास नीचे ठंडी हवा होती है, ऊपर की तरफ गर्म हवा होती है, ये यहाँ पे हो जाती है डेंसर और ये हो जाती है हमारे पास रेयरर। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे भी TIR हो जाएगा नेचुरली। और यहाँ पर देखो हमारे पास पेड़ इस तरीके से था, पत्ती ऊपर थी, यहाँ पत्ती नीचे है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए, उल्टा शिप बनना चाहिए हमारे पास हवा में। कुछ तो अजीब सा दिखाई देता है, शिप भी एग्जैक्ट तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा हिलता उल्टा सा अजीब सी इमेज दिखेगी, कुछ दिखेगा हवा में कुछ तैर रहा है, तो हमको लगेगा अरे ये शिप हवा में कैसे उड़ रहा है, तो इसको जादू वादू भी लोग बोलने लग जाते हैं। बट दिस इज मिराज एंड लूमिंग, दो नेचुरली अकरिंग TIR के फिनोमेना। Which of the following is not due to total internal reflection? Working of optical fiber is due to TIR होता है हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन apparent एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, तो ये जो होता है ये सिर्फ रिफ्रैक्शन के कारण होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई इस्तेमाल नहीं है। मिराज इज यस ड्यू टू TIR, ये देखो। एंड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये भी TIR के कारण होता है। डायमंड के बहुत सारे फेसेस होते हैं इधर उधर उधर उधर, उसमें हमारे पास इस तरीके के अगर फेसेस बहुत, उसको इस तरीके से तराशा जाता है ना, ताकि उसको इस तरीके से काटा जाता है कि भाई यहाँ पे खूब सारे TIR हमारे पास हों और फिर इधर की लाइट पता नहीं किधर निकल रही है, तो वो अजीब सा वो जगमगाता है, अलग ही उसकी चमक आ जाती है हीरे की, इसीलिए वो ब्रिलियंस कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट हमें मार्क करना होगा वो B होगा, क्योंकि बाकी सब तो ट्रू है, यही एक गलत है। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस होती है, स्फेरिकल इंटरफेस कह लो आप। यहाँ पर हमारे पास एक मीडियम होगा, यहाँ पे एक मीडियम होगा, इधर दूसरा मीडियम होगा। ये लेंस नहीं है, लेंस में हमारे पास क्या होता है, दोनों तरफ सेम मीडियम होता है, बीच में एक अलग मीडियम होता है। यहाँ पर हमारे पास दोनों मीडियम ही अलग अलग हैं। डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर अगर μ1 होता है, यहाँ पर मान लो μ2 होता है, तो हमारे पास यहाँ से इस जगह से मान लो कोई लाइट रे निकलती है इस तरीके से, ठीक। अब वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मान लो वो इस तरीके से यहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिस्टेंसेज हैं, अगेन इसको आप मानना ये पोल है, यहाँ से पहली बात होता है पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लोगे, हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ भी फॉर्मूला आएगा, ये डायरेक्शन हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, जिस दिशा में इंसिडेंट रेज जा रही हैं उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, तो ये वाला पॉजिटिव नहीं है, ओवरऑल आप सेंस समझो, ये पॉजिटिव साइड आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पर मैं जो मेजर करूँगा सेंटर से मेजर करूँगा, तो यहाँ से मेजर करूँगा तो ये हो जाता है हमारे पास U, जो कि नेगेटिव होगा, और जहाँ पे इमेज बनती है उसको हम बोल देते हैं भाई ये है हमारे पास V। इस तरीके से हमारे पास जो रिलेशन होता है उसको देख लेना, उसकी वैल्यू आती है μ2, जिसमें इमेज बननी चाहिए थी μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, इसकी वैल्यू आती है μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये चीज़ हमें वैल्यूज़ रखनी होंगी विद साइन। ठीक है, विद साइन आप वैल्यूज़ रखोगे, जैसे यहाँ पर मुझे U की वैल्यू दिख रही है नेगेटिव है, और R की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हैगा कुछ इधर कहीं पे R होगा, तो यस हमारे पास R की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी ना, इधर कहीं पे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से था। ठीक, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज़ रखना। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इधर कहीं, ये मेरे पास R यहाँ पे होगा। ऑलराइट, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर R की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पर R की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज इट। हमें और कोई चीज़ यहाँ नहीं करनी होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमने कवर कर लिया विद कलरफुल ग्राफिक्स, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और सारे तरह के PYQs को भी इंक्लूड कर लिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से हो जाए, आप समझ पाओ एग्जामिनर के माइंडसेट किस तरीके के होते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे आपको कलरफुल नोट्स भी मिल जाते हैं, PDF अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप। जल्दी से मिलेंगे फुल कोर्स में, साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही।